हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 30 अगस्त को जो खबरें महत्वपूर्ण रही हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की प्रमुख सुर्खियां क्या रही। भारत की संसदीय समितियां जो हैं उनकी भूमिका लोकतंत्र के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चर्चा में रहा है, तो हम संसदीय समितियों के बारे में जानेंगे। साथ ही भारत में कोलिजियम प्रणाली फिर से चर्चा में रही है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति की गई है। तो कोलिजियम प्रणाली पर इस वर्ष प्रश्न भी पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है, तो ये खबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही आरबीआई में एक शोध पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बागवानी जो है वो कृषि क्षेत्र के विविधीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम बागवानी के संदर्भ में जानेंगे। इसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री, जैसा आप जानते हैं कि वो जापान के दौरे पर हैं इस समय, तो भारत जापान का 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुए हैं ये हम जानेंगे। इसी तरीके से यूएनडीपी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 पर अपना एक रिपोर्ट पेश की गई है। तो उस रिपोर्ट में वन अधिकारों पर जो यूएनडीपी है उसने उसके क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और अगर हम संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो इंटरपोल का पर्पल नोटिस जो है वो चर्चा में रहा है। तो ये अलग अलग नोटिस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। इसी तरीके से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक चर्चा में रहा। तो ये क्या होता है, कौन इसे जारी करता है, ये हम जानेंगे। म्यांमार के करेनी और करेन जनजातीय समूह ये चर्चा में रहे हैं, ये क्यों चर्चा में रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसी तरीके से भारत की नौसेना ने हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें क्या सदस्य देश हैं, ये क्यों आयोजित किया जाता है, ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी हो जाता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोनोकार्पस पेड़ पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये क्यों प्रतिबंध लगाया है, इस पेड़ में क्या ऐसी समस्याएं हैं, ये हम समझेंगे। इसी तरीके से यूएनटीओसी और यूएनसीएसी भी चर्चा में रहे हैं, क्यों चर्चा में रहे हैं और ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। अभी आप जैसा जानते हैं कि भारत में जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें जो बाढ़ है वो बहुत ज्यादा आ रही है। पंजाब हिमाचल के क्षेत्र में बाढ़ आ रही है। तो उसी के संदर्भ में रणजीत सागर बांध और एनडीएमए भी चर्चा में रहे हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे। उसी तरीके से कल यानी कि 29 अगस्त को हमने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया है और खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि मेजर ध्यानचंद का क्या योगदान रहा है और किस तरीके से हम अपने एग्जाम के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है इस टॉपिक को। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की जो पहली मुख्य खबर है उस पर हम चलते हैं। तो जो हमारी पहली खबर है वो है संसदीय समितियों से संबंधित, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने कहा है कि जो संसदीय समितियां हैं वो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है ना। तो वो जो लोकतंत्र है उसमें संसदीय समितियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ऐसा उन्होंने कब कहा, जब वो संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का जब वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा है कि जो संसदीय समितियां हैं वो लोकतंत्र की रीढ़ है ना। तो ये हमारे, अगर हम जो संसदीय समितियां हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, तो अगर हम जाने कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये हमारा जो GS2 है, GS2 में संसद और राज्य विधायिका की जो संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेष अधिकार, इससे संबंधित जो टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूपीएससी में लगातार प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर, संसदीय समितियों पर प्रश्न पूछा गया है। तो ना इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि संसदीय समितियां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो संसदीय समितियां हैं उनको संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत गठित किया जाता है, इसे आप कमेंट में बताइए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि संसदीय समितियों की जो भूमिका है वो क्या होती है। संसदीय समितियां क्या होती हैं, जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग संदर्भों में अलग अलग विषयों के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं या फिर संसद में जो बिल पेश किए जाते हैं उन पर चर्चा करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। और इसी तरीके से स्थायी और तदर्थ 2 प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। तो जो स्थायी समितियां होती हैं वो मुख्य रूप से 3 वित्तीय समितियां हैं हमारी, जिसके अंतर्गत हमारी लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। हाँ, तो ये जो हमारी संसद है, सरकार है, उसकी जो कार्य हैं उसकी समीक्षा ये करते हैं ना। इसी तरीके से ये जो हमारे जब कानून का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी क्या भूमिका होती है।
सबसे पहले तो ये पक्षपात रहित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करती हैं और आम सहमति बनाने का प्रयास करती हैं। यानी कि जो पक्ष और विपक्ष है, जो सरकार है और जो विपक्ष है, उनके बीच में आम सहमति बनाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि जो संसदीय समितियां होती हैं इसमें सभी दलों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसमें सिर्फ जो सरकार का जो पक्ष है वही शामिल होता है, इसमें विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये एक तरीके से किसी भी विधेयक या किसी भी मुद्दे पर आम सहमति बनाने का ये कार्य करती हैं। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों का लाभ भी यहाँ पर मिल पाता है, क्योंकि हमारे जो सांसद हैं जरूरी नहीं है कि उन्हें हर विषय की तकनीकी विशेषज्ञता उन्हें पता हो। तो कोई ऐसा बिल जो कि तकनीकी है, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी समिति ने सरोगेसी विधेयक 2016 का अध्ययन किया था, है ना। तो जो सरोगेसी विधेयक ये टेक्निकल विषय है। इसी तरीके से डेटा प्रोटेक्शन पर भी अभी हाल ही में एक हमारा कानून पारित हुआ है, तो वो भी एक तकनीकी विषय है। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम एआई पर अगर कानून बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे जो संसद सदस्य हैं उनके पास में जरूरी नहीं है कि वो इस तरह की जानकारी, तकनीकी जानकारी उन्हें हो। तो जब ये समितियों में जब कोई बिल जाता है तो वहां पर जो समिति के सदस्य हैं वो उस पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसके विशेषज्ञों को बुला करके उस विधेयक की जांच कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उनके प्रभावों के बारे में जान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो संसदीय समितियां हैं वो तकनीकी विशेषज्ञता कानून निर्माण में, विधि निर्माण में, नीति निर्माण में प्रदान करती हैं। इसी तरीके से ये सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है कि सरकार जो बिल लेकर के आई है, जो सरकार जो नीतियां लेकर के आई है, उस पर ये विस्तृत चर्चा करती हैं। क्योंकि संसद के अंतर्गत जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर हो सकता है कि उतना समय ना मिल पाए किसी विधेयक पर या किसी नीति पर चर्चा करने के लिए, लेकिन जो संसदीय समितियां होती हैं इनके पास में पर्याप्त समय होता है। तो ये सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनसे लगातार प्रश्न पूछती हैं। इस उदाहरण में यहाँ बताया भी गया है कि 2024 में जो लोक लेखा समिति है उन्होंने 4 मंत्रालय द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय पर सवाल उठाए थे, है ना। तो ये इस तरीके से ये जो सरकार की जवाबदेही उसको सुनिश्चित करने का भी काम करती है। उसी तरीके से ये विकास के मुद्दों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि संसद में समय की सीमा होती है और लेकिन यहाँ पर जो समय सीमा है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये विकास के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे ग्रामीण विकास समिति ने पंचायत राज संस्थाओं के लिए लगातार घटते बजटीय आवंटन पर चिंताएं व्यक्त की थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, उन पर भी विस्तृत चर्चा और विस्तृत विश्लेषण उनका कर पाते हैं ये। इसी तरीके से जो विधेयकों की त्रुटियों को उजागर करने में भी करके और संसद के द्वारा पारित कानून को सशक्त बनाने में भी ये अपनी भूमिका देते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो है वो जब संयुक्त संसदीय समितियों को भेजा गया तो उसकी जो सिफारिशें थी उनके आधार पर इसे संशोधित किया गया, क्योंकि जो ये समितियां हैं ये विशेषज्ञता के आधार पर काम करती हैं। लंबे समय तक ये उस विधेयक पर जो शोध अनुसंधान करती हैं, तकनीकी लोगों से मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कानून है, कानून को व्यापक आधार देने में, उसे और ज्यादा सशक्त बनाने में संसद की सहायता करती हैं, है ना। तो ये हो गया कि ये लोकसभा की जो हमारी संसदीय समितियां हैं उनकी क्या भूमिका थी। लेकिन जो ये भूमिका है ये कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है। तो ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है। तो इसमें क्या प्रमुख चिंताएं और क्या चुनौतियां हैं। तो जो विधेयकों को समितियों के पास भेजने का जो ये भेजी जाती हैं ये अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक विधेयक को जो संसदीय समितियां उनके पास भेजा ही जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण पे बताया भी गया है कि 15वीं लोकसभा में लगभग 71% विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा गया था। 16वीं लोकसभा में लगभग 28% विधेयकों को भेजा गया, जबकि 17वीं लोकसभा में केवल अभी तक 16% विधेयकों को ही संसदीय समितियों के विचार के लिए भेजा गया है। तो लगातार जो विधेयकों की संख्या है वो कम हो रही है। तो जो संसदीय समितियों की जिस उद्देश्य के लिए स्थापना की गई थी कि वो संसद की नीति निर्माण में सहायता करेंगी, वो भूमिका इनकी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इसी के साथ में जो संसदीय समितियों में अल्प भागीदारी भी देखने को मिलती है कि जो सांसद जिनको संसदीय समितियों की सदस्यता दी गई थी वो उनकी बैठकों में लगातार भागीदारी नहीं देते हैं। जैसे उनकी जो उपस्थिति है वो लगभग 50% होती है, जबकि संसद के सत्रों में उनकी उपस्थिति लगभग 84% उपस्थिति है, जबकि संसदीय समितियों में जो उनकी उपस्थिति है वो 50% ही है। यानी कि जो सांसद हैं वो अब संसदीय समितियों में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, अपनी भागीदारी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है। इसी तरीके से विशेषज्ञ और शोध आधारित सहयोग का अभाव भी लगातार देखने को मिलता है कि संसदीय समितियों को, क्योंकि अगर वो तकनीकी विशेषज्ञता के लिए अगर किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर धन भी खर्च होगा और अलग अलग तरीके से उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो जो
आवंटन है वो इन समितियों को नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये अपनी तकनीकी विशेषज्ञता यहाँ पर नहीं रख पाते हैं ना। तो यहाँ बताया गया कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या भी कम हो गई है। इसी के साथ में जो पूर्णकालिक विशेषज्ञ हैं वो भी इसमें कम हो गए, जिससे कि शोध आधारित सहयोग जो कि संसदीय समितियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वो अब उसको निष्पादन करने में सक्षम नहीं रही है। ठीक है, तो ये प्रमुख चिंताएं थी। अब अगर इन चिंताओं से निपटने के लिए क्या सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं, तो निश्चित जो चिंताएं थी उन्हीं को दूर करना होगा कि विधेयकों को भेजना, संसदीय समितियों को भेजना अनिवार्य किया जाए, है ना, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में किया जाता है। और संसदीय समितियों की जो हमने यहाँ पर मॉडल लिया है वो भी यूके से ही लिया है। तो जैसे वहां पर अनिवार्य है उसी तरीके से भारत में भी उन्हें अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही पारदर्शिता यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए कि अगर संसदीय समिति द्वारा कोई सिफारिश की गई है तो और अगर उस सिफारिश को सरकार नहीं मान रही है तो वहां पर जो संबंधित मंत्री हैं या सरकार के जो भी संबंधित व्यक्ति हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में अपना स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने इस सिफारिश को क्यों नहीं माना है, जिससे कि अधिक पारदर्शिता कानून निर्माण में हो सके। इसी तरीके से शोध आधारित सहयोग जो है वो उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। जो तकनीकी विशेषज्ञ लोग हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। संसदीय समिति से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे कि संसदीय समितियां अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया कि संसदीय समितियों की भूमिका क्या है और क्या उसमें चुनौतियां हैं और क्या उनमें सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यूपीएससी में आए प्रश्नों की बात करें तो इस टॉपिक पर 2014 में प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ये 4 संसदीय समितियों का नाम यहाँ पर बताया गया है, तो आप कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है ये 2018 में पूछा गया है। इसमें कुछ कार्य बताए गए हैं कि ये कार्य इनमें से कौन सी संसदीय समिति करती है। इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा और इसका जो है आंसर वो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न की बात करें तो 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न में जो पहला भाग है वो कह रहा है कि संसदीय समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी क्यों मानी जाती हैं। तो ये उनके लिए क्यों उपयोगी हैं, तो जो हमने प्रारंभिक भाग में बात की थी कि संसदीय समितियों की भूमिका क्यों होती है, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद यहाँ पर प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना करने पर यहाँ विवेचना करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपको प्राक्कलन समिति की जो भूमिका है वो किस तरीके से अधिक बेहतर तरीके से हमारे बजटीय आवंटन को सुनिश्चित कर पाती है, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका आंसर भी आप जो है इसकी रूपरेखा कमेंट में बताने की प्रयास कीजिए। हम आपको उसका जो आप लिख करके भेजेंगे उसको करेक्ट करेंगे और उसे जांच कर भी बताएंगे आपको। इसी तरीके से 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था कि संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। साथ ही भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की है ना। तो सबसे पहले आपको जो संसदीय समिति प्रणाली की संरचना है उसके बारे में बताना है। आपको पहले बताना है कि किस किस अनुच्छेद के तहत संसदीय समितियों को निर्मित किया जाता है। उसके बाद में जो स्थायी और तदर्थ समितियां हैं वो क्या हैं, उनके क्या अलग अलग कार्य होते हैं, उसके बारे में संक्षेप में आप बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की है। तो जो प्रमुख 3 वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति, उनके जो भूमिका है उसमें आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अब अगर हमारी सेकंड न्यूज पर आए तो हमारी जो सेकंड न्यूज है वो भी पॉलिटी से संबंधित है, जो कि जजों की नियुक्ति से संबंधित है। यानी कि भारत में जो कोलेजियम व्यवस्था है उससे संबंधित ये न्यूज है। तो अभी हाल ही में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें 2 जजों की नियुक्ति की गई है और उसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम जजों की स्ट्रेंथ है 33+1 यानी कि 33 जो है न्यायाधीश और 1 जो है वो मुख्य न्यायाधीश वो प्राप्त कर ली गई है। तो ये जो नियुक्तियां होती हैं ये कोलेजियम के तहत होती हैं। तो यही हमारी न्यूज है, इस पर हम बात करेंगे। और ये हमारे GS2 के जो न्यायपालिका की संरचना, संगठन और उसके कार्य है उससे संबंधित जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। और साथ ही कोलेजियम पर इस वर्ष प्रश्न भी पूछा गया था तो उसको भी आपको देखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो संख्या बढ़कर के 34 हो गई है। अच्छा, यहां पर आप ये बताइए कि जो ये संख्या 34 है क्या ये निश्चित है, क्या इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है? अगर हाँ तो इसे कौन बढ़ाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद बढ़ाता है या सरकार बढ़ाती है या कोई और बढ़ाता है? इसे कमेंट में आप बताइए।
ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली द्वारा संचालित की जाती है और जो कॉलेजियम प्रणाली है उसे शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसलों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थापित किया था। यानी कि जो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और फोर्थ जज केस है, ऐसे 4 प्रमुख जज केसेस हैं जिसके माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए अब हम कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो जो हमारी कॉलेजियम प्रणाली है वो अब बात करती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों के लिए ये एक प्रणाली है। यानी कॉलेजियम प्रणाली जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति करती है। बाकी जो हमारे जिला और सत्र न्यायालय है उसमें नियुक्ति जो है वो वहां के संबंधित राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसके संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 124 और 217। जो सुप्रीम कोर्ट है वो उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 124 है और जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 217 है। और यहाँ ये जानकारी बहुत जरूरी है आपके लिए कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति है उसके लिए कॉलेजियम जो होता है, कॉलेजियम में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं वो शामिल होते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए जो 5 जजेस हैं वो होते हैं 4+1, यानी कि एक सीजीआई हो गए हमारे, और जो 4 हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए। वो अपनी सिफारिश करते हैं और वो सिफारिश जो है वो फिर राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है और राष्ट्रपति संबंधित जज की नियुक्ति कर देते हैं। अगर हाई कोर्ट में नियुक्ति की बात करें तो हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है वो अपनी सिफारिश भेजता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भेजता है अपनी सिफारिश राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जो जज है उसकी नियुक्ति करते हैं। तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम में जो अध्यक्ष हैं वो संबंधित हाई कोर्ट के जो अध्यक्ष होते हैं, संबंधित हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और जो उस संबंधित हाई कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम जो सदस्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और ये कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास में अपनी सिफारिशें भेजता है और अंतिम निर्णय जो है वो सीजीआई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम लेता है और सुप्रीम कोर्ट के 2, जिसमें कि जो सीजीआई है वो अध्यक्ष होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। तो ये दोनों ही जो अंतर आपको जानना जरूरी है कि जो हाई कोर्ट में नियुक्ति होती है वो अलग तरीके से होती है और जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है वो अलग तरीके से होती है। दोनों के लिए जो कॉलेजियम है वो अलग अलग है ना। तो ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है ये किस तरीके से स्थापित की गई ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो इसका विकास है वो ऐसे हुआ कि 1980 के दशक से पहले जो न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती थी और वो राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। अब अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या फिर आपने थोड़े भी जागरूक हैं आप, तो आप देखिएगा कि 1970 के दशक में जब हमारे देश में आपातकाल लागू था उस समय, और आपातकाल लागू होने से पहले जो 1970 का दशक था उसमें कई जजों की नियुक्ति इस प्रकार से की गई थी। पहले एक परंपरा थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठतम जो जज हैं उन्हीं को जो है चीफ जस्टिस बनाया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जो सीनियरिटी को ओवरकम करते हुए और किसी जो सीनियर सबसे सीनियर नहीं है उनको जज बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि ऐसा लगा कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं इससे बाधित हो रही है। तो उसी के संदर्भ में 1981 में फर्स्ट जज केस आया ना। जो फर्स्ट जज केस है उसमें ये कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने डिसीजन दिया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सहमति या परामर्श के लिए परामर्श हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेगा। तो जो परामर्श है, परामर्श का अर्थ यहाँ पर सहमति नहीं है ना, सहमति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करते हैं तो हो सकता है कि वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी रिकमेंडेशन को वो नहीं माने और किसी और की भी नियुक्ति वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परामर्श है उसे सहमति के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है ना। लेकिन और यहाँ पर जो है न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को ही प्रधानता यहाँ पर दी गई। तो ये हमारा फर्स्ट जज केस था। इसी के बाद जब सेकंड जज केस आया 1993 में, तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कॉलेजियम की प्रणाली की शुरुआत की। और जो पहले का उनका डिसीजन था यानी कि जो राष्ट्रपति है वो परामर्श के साथ में सहमति
यहां पर कहा था कि सहमति नहीं की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहां पर कहा गया कि परामर्श का वास्तविक अर्थ है कि यहां पर सहमति ली जानी चाहिए। ठीक है, और जो सहमति के लिए यहां पर कहा गया कि चीफ जस्टिस द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श के साथ में ये सहमति दी जानी चाहिए, है ना। तो यहां पर जो हमारी कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत हो गई, जिसमें कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ में जो वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश हैं वो शामिल होते थे। तो ये हमारा सेकंड जज केस था। अब अगर थर्ड जज केस की बात करें तो ये आया 1998 में, और इसमें कहा गया, इसमें जो हमारी कोलिजियम प्रणाली है उसको विस्तार दिया गया, और जो वर्तमान में है कि भारत के सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश वो शामिल होंगे। पहले 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे सेकंड जज केस में, थर्ड जज केस में उनकी संख्या बढ़ा करके 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश कर दी गई। उसके बाद में जो 2014 में सरकार चेंज हुई, है ना, और 2014 में सरकार ने एनजेएसी लेकर के आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये लेकर के आए। और इसमें बात की गई कि इसमें 6 सदस्य होंगे, और उन 6 सदस्यों की जो रिकमेंडेशन होगी उसके आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। यहां पर उन्होंने कहा, क्योंकि यहां पर जो 6 सदस्य थे वो 6 सदस्य थे हमारे सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, साथ ही भारत के विधि मंत्री प्लस 2 प्रोमिनेंट पर्सन, है ना। तो यहां पर जो कहा गया कि जो विधि मंत्री और जो 2 प्रोमिनेंट पर्सन है, ये कहीं ना कहीं जो भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसमें बाधित है, उसको बाधित करते हैं, और ये न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा। इसी आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और जो कोलिजियम प्रणाली पहले से चली आ रही थी उसको फिर से बहाल कर दिया गया। तो इस तरीके से जो टोटल 4 जज केस हुए, उन 4 जज केसेस में ये बात हमारी जो कोलिजियम प्रणाली है वो स्थापित यहां पर हो गई। ठीक है, तो ये हमारी जो कोलिजियम प्रणाली है उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम अगर हमारे इस वर्ष के प्रश्न को देखें तो इस वर्ष का जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत में कोलिजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। तो जो ये विकास है यहां पर जो मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट जज केस से लेकर के 4th जज केस तक का ये आपको विकास बताना है। साथ ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के जो फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण यहां पर करना है। तो यहां पर आपको भारत में जो चीफ जस्टिस मतलब जो जस्टिस की नियुक्ति होती है, जजों की नियुक्ति होती है उसके संदर्भ में, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उन दोनों के का जो समालोचनात्मक विश्लेषण यहां पर आपको करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए कि यहां बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसमें किस प्रकार से नियुक्ति होती है और वो भारत से किस तरीके से बेहतर है और क्या उसकी सीमाएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2017 में भी एनजेएसी पर प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि 2014 में ये कानून आया था और 2016 में इसे रद्द किया गया था। तो यहां पर जो प्रश्न है कि भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण यहां पर करने के लिए आपसे कहा गया है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो डिसीजन क्या था, और ये जो इसको असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, तो अब आज की जो हमारी अगली खबर है उस पर हम आते हैं। तो जो हमारी अगली खबर है वो बात करती है हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी को लेकर के। तो अभी आरबीआई के द्वारा एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत की जो फसल विविधीकरण है ना, जो हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, उसके संदर्भ में बागवानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे GS 3 के संदर्भ में जो हमारा टॉपिक है, मुख्य फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, उस टॉपिक से संबंधित हमारा ये न्यूज हो जाती है। ठीक है, अगर हम न्यूज की बात करें तो यहां पर जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है कि बागवानी की ओर कृषि क्षेत्र का विविधीकरण, अनुकूल कृषि यानी कि रेजिलियंस एग्रीकल्चर। अनुकूल कृषि का मतलब क्या हुआ कि जो अभी कृषि के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन की एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, तो एक तरीके से रेजिलियंट एग्रीकल्चर को विकसित करने की बात यहां पर की जा रही है। तो उसमें बागवानी का जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में आरबीआई के बुलेटिन में उल्लेख किया गया है कि बागवानी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि क्षेत्र विविधीकरण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में उपयोग किया जा सकता है।
कि हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारी रूरल इकोनॉमी को और ही मजबूत कर सकता है, इसके संदर्भ में ये शोध हमारा बात करता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी बागवानी फसलें हैं वो क्या होती हैं, हम हॉर्टिकल्चर या बागवानी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है कि यह एक व्यापक विविध कृषि क्षेत्रक है। इसमें क्या क्या शामिल है, फल शामिल है, सब्जियां, फूल, सजावटी पौधों की खेती और इसके साथ में उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन, है ना। इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है कि जो फूल, फल, सब्जियां या सजावटी पौधे होते हैं वो सभी इसमें शामिल है और उनके उत्पादन से लेकर के उनका प्रसंस्करण और विपणन सभी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का जब भी प्रश्न आता है तो आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहां भी एक डेटा भी दिया गया है कि भारत विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर के बारे में हो गया। अब आप जानते हैं कि जैसे हॉर्टिकल्चर है तो अभी भारत में बहुत ज्यादा फसलों का मतलब फूलों और फलों का उत्पादन किया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बात करती है कि जो फसलों का विविधीकरण हो रहा है और बागवानी फसलें क्यों इतनी ज्यादा उगाई जा रही हैं भारत में, उसका रीजन क्या है। तो यहां बताया गया है कि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र की जो कुल समृद्धि है, वहां की जो कुल ग्रोथ है, उसमें लगभग 33% जो ग्रोस वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, जो कुल मूल्यवर्धन यहाँ पर हो रहा है उसका 33% लगभग जो है वो हॉर्टिकल्चर से आता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है कृषि क्षेत्र में। इसी के साथ में हमारी आहार प्राथमिकताएं यानी कि जो हमारा फूड पैटर्न है या फूड प्रेफरेंसेस है वो भी बदल रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम ज्यादा हेल्दी डाइट पर हम जा रहे हैं। हम जैसे पहले हम गोभी खाते थे लेकिन अब ब्रोकली खाते हैं। उसी तरीके से जो शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी फलों के कंजम्पशन में वृद्धि देखी गई है कि अब हम ज्यादा फल खा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहा गया है कि खाद्य व्यय में फलों का हिस्सा बढ़ा हुआ है लगातार और साथ ही लघु और सीमांत किसानों की भागीदारी भी हॉर्टिकल्चर में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर वाली फसलें होती हैं वो उच्च मूल्य वाली फसलें होती हैं। तो एक तरीके से जो पारंपरिक कृषि है जैसे धान है, गेहूं है, इनके उत्पादन से जितना मुनाफा हो सकता है उससे ज्यादा मुनाफा अब हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो फसलें हैं उसमें हो सकता है। तो बागवानी से संबंधित जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन है वो लघु और सीमांत किसान ज्यादा कर रहे हैं, तो उनकी भागीदारी भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है ना। आप देखते होंगे कि एक हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर किसी के पास है, किसान के पास, तो वो प्रयास करता है कि उसमें ऐसी फसलें लगाए जिनका उच्च मूल्य हो, ज्यादा मूल्य के उत्पादन वाली जो वस्तुएं हैं, जो फसलें हैं, उनका उत्पादन किया जाए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो पहले हम देखते थे कि जो हमारे पास कैप्सिकम आती थी, शिमला मिर्च आती थी, वो सिर्फ हरे रंग की होती थी। तो हरे रंग की जो शिमला मिर्च है वो कितना होगा, लगभग 70-80 या 100 रुपए किलो होगी। वहीं अगर लाल या फिर पीली जो शिमला मिर्च आती है उसका उत्पादन किया जाए तो उसका जो मूल्य है वो कहीं उससे दुगुना तिगुना मूल्य होता है। तो अब इसी तरीके से देखें हम, जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी सिर्फ पहले हरे कलर की आती थी, अब वो पर्पल कलर की भी पत्ता गोभी आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब उसमें जो फसल लगाई जा रही है उसमें जो मेहनत है किसान की या फिर जो उसका निवेश है उसमें वो लगभग उतना ही है, जबकि उससे आउटपुट जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। तो अब जो छोटे और सीमांत किसान है वो अपनी आय में वृद्धि करने के लिए ऐसी बागवानी फसलों का उत्पादन वो कर रहे हैं। साथ ही ग्रीन हाउस है उसके द्वारा, ग्रीन हाउस जो आपने देखा होगा कि एक, जैसे यहाँ पर इमेज में भी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये ग्रीन हाउस है, हाँ, तो यहाँ पर एक पॉलिथीन लगा करके यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसे कंट्रोल कर लिया जा रहा है। इसके माध्यम से आप देखते होंगे कि सर्दियों में भी आपको ऐसी फसलें ऐसी सब्जियां मिल जाएंगी जो कि गर्मियों में होती थी। जैसे अभी गोभी का सीजन नहीं है, ब्रोकली का सीजन नहीं है, लेकिन अभी भी आपको मार्केट में इस तरह की सब्जियां मिल जाएंगी जो सिर्फ सर्दियों में मिलती थी। तो उसके लिए इस तरह का जो ग्रीन हाउस है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करके और फसलों का या जो फल है या सब्जियां हैं या फूल हैं उनका उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से लगातार जो है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लगातार जो कृषि में विविधीकरण है, बागवानी फसलों की वृद्धि यहां पर ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो प्रमुख चुनौतियां हैं, ठीक है, जो वो चुनौतियां क्या हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित।
सबसे पहला तो यही है कि उपज में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है कि वो चाहे हमारी मौसम के बदलने से हो, या फिर हो सकता है कोई कीट लग जाए, या फिर हो सकता है कि जो उत्पादन की जितनी संभावना थी उतना उत्पादन ना हो, वो किसी भी कारण से हो सकता है। तो ये लगातार उतार चढ़ाव यहाँ पर देखा जाता है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 1992-93 से 2021-22 के बीच में अंगूर और चीकू की पैदावार में लगातार गिरावट यहाँ पर देखी गई है। जैसे यहाँ पर जो हमारा कृषि मंत्रालय उसने उसके कुछ आंकड़े भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो एप्पल है, एप्पल की जो ईल्ड है वो 1992-93 में से लेकर के 2001-2 तक 0.08 तक थी, वहीं वो बढ़कर के अब 0.12 हो गई है। लेकिन अगर आप ग्रेप्स का देखेंगे तो वो पहले 0.13 थी और अब वो 0.01 रह गई है। तो ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स की ईल्ड में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिरावट देखी गई है, यानी कि जो फसलें हैं, फसलों का उत्पादन या उपज जो होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो ये एक समस्या है। दूसरी बात है कि जो उपज हो गई है, उपज के बाद में जो भंडारण क्षमता है वो हमारी अभी भी कम है। तो इससे जो उत्पादन के बाद की जो नुकसान है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ बताया गया कि लगभग प्रतिवर्ष 1.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान इससे हो जाता है कि हमारे पास में भंडारण की क्षमता नहीं है, क्योंकि जो फल हैं या सब्जियां हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो जल्दी खराब होने की वजह से तो उनके भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है हमारे पास में। वहीं बात की गई कि मूल्य और में उतार चढ़ाव है वो भी लगातार बना रहता है। जैसा आप देखते होंगे कि जैसे जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में अचानक से टमाटर के भाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं सर्दियों में उनके भाव वही 40-50 रुपए किलो के आसपास रहेगा, प्रति किलो के हिसाब आसपास रहेगा। वहीं जैसे ही गर्मियां आती हैं, गर्मियों में या फिर अभी जैसे जो बारिश का मौसम है, इसमें भी टमाटर का जो मूल्य है वो लगातार बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जो अलग अलग फसलें हैं या अलग अलग फल और सब्जियां हैं, उनके मूल्य में भी बहुत ही व्यापक उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो भी एक चुनौती है कि भाई जब जो किसान है, किसान ने अगर उसका उत्पादन किया है तो उत्पादन से उसे कितने पैसे मिलेंगे अगर उसने एक कैलकुलेशन के अनुसार उत्पादन किया, लेकिन अगर बाजार में मूल्य उसे कम मिलेगा तो उसको निश्चित रूप से नुकसान होगा, और वो अगर नुकसान होगा तो उसको वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया कि मौसम की परिस्थितियों के कारण टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। इसको टॉप बोलते हैं, टोमेटो ऑनियन और टोमेटो ऑनियन एंड पोटैटो। तो इसको टॉप स्कीम भी बोलते हैं। भारत सरकार के द्वारा जब भी ये टॉप के मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो इसके भंडारण पर रोक भी लगाई जाती है। आपने कई बार न्यूज में टॉप स्कीम के बारे में सुना भी होगा। तो ये मुख्य चुनौतियां हो गई हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में। वहीं अगर इससे निपटने की अगर सिफारिशों की बात की जाए तो वो भी आरबीआई के इस शोध पत्र में कहा गया है। तो यहाँ बताया गया है कि बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ना चाहिए। अब जो उत्पादन है, वो जो फसलें हैं जो उपज हुई है, उस उपज को निर्यात बाजारों तक उचित पहुंच मिलनी चाहिए। या तो उसका भारत से बाहर निर्यात हो जाए, या फिर जो शहरी उपभोक्ता हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है और जबकि उपभोग जो होता है वो बड़े स्तर पर शहरी क्षेत्रों में होता है, तो चाहे वो निर्यात बाजारों में हो, चाहे वो शहरी उपभोक्ताओं के पास हो, तो वो बेहतर पहुंच यहाँ पर उस उपज की होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर कहा गया कि मिश्रित फसल यानी कि इंटर क्रॉपिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बागवानी फसलों में अगर कोई नुकसान होता है तो जो पारंपरिक फसलें हैं उनके द्वारा जो उत्पादन होगा उससे जो नुकसान है, नुकसान को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बागवानी और गैर बागवानी फसलों की मिश्रित खेती को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जलवायु परिवर्तन हुआ, चाहे वो कीट प्रबंधन हुआ, या उत्पादकता में जो हमने कमी देखी कि अंगूर की उत्पादकता में कमी हुई है, तो वो हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर वेराइटी की कमी हो, तो उसके अंदर व्यापक अनुसंधान किया जाए कि भाई उस वैरायटी में क्यों वो कमी हुई, अब उसके अंदर क्या सुधार किए जाए जिससे कि अब उसमें उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अब हम जब इतने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं तो ये हमें जरूर करना चाहिए कि उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास करने चाहिए। कीट प्रबंधन करने के लिए कीट प्रतिरोधी जो फसलें हैं वो आनी चाहिए। उसी तरीके से जलवायु परिवर्तन या जलवायु या क्लाइमेट रेजिलियंस फसलों के संदर्भ में भी हमें अनुसंधान करना चाहिए। उसी के साथ में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करना चाहिए। कृषि प्रसंस्करण उद्योग जो है खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में, इससे क्या होगा कि जो निर्यात है, निर्यात में वृद्धि होगी,
फसल कटाई पश्चात जो हानि होती है या नुकसान होता है उसमें कमी आएगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होंगे, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो और सशक्त हो पाएगी। तो ये प्रमुख सिफारिशें थी इसकी। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो भारत में कुल कोल्ड स्टोरेज है उसके संदर्भ में सबसे ज्यादा जो है कोल्ड स्टोरेज वो है गुजरात में, है ना। गुजरात में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है, क्योंकि गुजरात एक वहां से निर्यात बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर कोल्ड स्टोरेज ज्यादा है। उसी तरीके से पंजाब एक रिच स्टेट है और वहां पर जो गेहूं और धान है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो पंजाब के अंदर भी कोल्ड स्टोरेज ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड स्टोरेज अच्छा खासा है, महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा है। लेकिन ऐसे और जो राज्य हैं जहां पर उत्पादन तो होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उत्पादन तो हो रहा है इनका, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए अभी पर्याप्त भंडारण व्यवस्था नहीं है, तो उसके संदर्भ में प्रयास करने की बात यहां पर की जानी चाहिए। हमने सिफारिशों को देखा, लेकिन सरकार के द्वारा भी हॉर्टिकल्चर को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना। MIDH जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2014 के अंतर्गत, और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। और दूसरा, ये भारत के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा लाई गई ये स्कीम है। एक तो ये जानकारी जरूरी है। दूसरी, ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है, ठीक है। ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो 85% और जो राज्य सरकारें हैं वो 15% जो कुल बजट है उसका उपयोग करते हैं, ये, है ना। 85% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 15% जो है वो राज्य सरकार देगी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं प्लस जो हमारे हिमालयन स्टेट हैं, वहां पर 100% भुगतान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है, ठीक है। और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना, वो भी इसके अंतर्गत चलाया जाता है। उसी तरीके से क्लस्टर विकास कार्यक्रम ये भी चलाया जाता है। कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फोग्राफिक्स, है ना, यानी कि चमन, इसका ये भी इसी के अंतर्गत एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत अभी जैसे इस बार प्रश्न आया था कि रिमोट सेंसिंग और GS1 में जो प्रश्न आया था आपका कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग के लिए हम रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर GIS तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग करके हॉर्टिकल्चर के लिए कौन से क्षेत्र ज्यादा हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, कहां पर हॉर्टिकल्चर हो सकता है, उसके संदर्भ में ये चमन स्कीम जो है वो चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट चमन इसका नाम है। उसी तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये भी इसी स्कीम के तहत या इसी मिशन के तहत ये चलाया जाता है। अब जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो भारत की अलग अलग हॉर्टिकल्चर जो फसलें हैं उसका क्लस्टर का विकास किया गया है। जैसे कश्मीर और हिमाचल के यहाँ पर शोपियां और किन्नूर के अंतर्गत जो सेब है, सेब का क्लस्टर बनाया गया है। कच्छ में आम का बनाया गया है, लखनऊ में भी आम का बनाया गया है। उसी तरीके से नासिक में जो है अंगूर का बनाया गया है। सोलापुर और चित्रदुर्ग में जो ये हमारा अनार है उसका बनाया गया है। थेनी और अनंतापुरा यहाँ पर केला का बनाया गया है। इसी तरीके से महाबूनगर यहाँ पर आम का बनाया गया है। शेफेल्जा यहाँ पर अनानास का बनाया गया है। इसी तरीके से जो हमारी वेस्ट जैंतिया हिल्स है उसमें अदरक का क्लस्टर यहाँ पर बनाया गया है। तो ये क्लस्टर विकास प्रोग्राम है कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में इन फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर अनुसंधान भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होगी, ताकि यहाँ पर जो ये हॉर्टिकल्चर संबंधी फसलें यहाँ पर उत्पादित हो रही हैं इनका बेहतर चाहे वो प्रसंस्करण करना हो, चाहे उसका विपणन करना हो, चाहे उनको स्टोर करना हो, हर तरीके की सुविधा यहाँ पर देने का प्रयास इन क्लस्टर में किया जा रहा है। तो अभी तक ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल क्लस्टर बनाए गए हैं और इन्हें अब और ज्यादा क्लस्टर बनाए जाने की बात यहाँ पर जो सरकार है वो कर रही है। तो ये हमारा जो टोटल जो हमारी न्यूज थी वो हो गई कि बागवानी किस तरीके से हमारी जो कृषि क्षेत्र है उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और इसके साथ में हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको और सशक्त वो कर सकती है। अब इससे जुड़े अगर प्रश्नों की हम बात करें तो जो 2018 में बागवानी फसलों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था कि बागवानी फार्मों के उत्पादन
उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका का आकलन कीजिए और यह किसानों की आय बढ़ाने में कहां तक सफल हुआ है। तो ये प्रश्न जो है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पर पूछा गया है। तो इसके बारे में आप बताइए कि नेशनल हॉर्टिकल्चर क्या मिशन है, क्या इसका उद्देश्य है ना। और यहाँ पर MIDH की बात भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले जो प्रश्न की बात करें हम, ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर फसल विविधीकरण के बारे में पूछा गया है आपसे, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पूछा गया है कि फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं, है ना। कि जो हमारा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसके मध्य क्या चुनौतियां हैं, क्यों हम ऐसा, आप देखते हैं ना कि आप लगातार ये पढ़ते भी होंगे कि भारत में जैसे नॉर्थ इंडिया है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर सिर्फ धान और गन्ने की खेती हो रही है, जबकि यहाँ पर जो पानी की कमी है उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार इनकी खेती हो रही है, जिससे कि यहाँ पर जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, यहाँ की जो सोयल है या मृदा का जो स्वास्थ्य है वो यहाँ पर खराब हो रहा है। तो वो क्या चुनौतियां हैं जो यहाँ पर फसल विविधता के समक्ष विद्यमान है, ये आपको बताना है। और साथ ही आपको बताना है कि उभरती प्रौद्योगिकियां किस प्रकार से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अवसर प्रदान करती हैं। तो ये आपका आंसर इसका कमेंट में बताइए आप। चलिए हमारी जो फोर्थ न्यूज उस पर हम बात करते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जापान की यात्रा पर हैं और उसी के संदर्भ में अभी दोनों देशों ने के बीच में उनका 15वां जो हमारा वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो संपन्न हुआ है और दोनों देशों ने यहाँ पर संयुक्त विजन की घोषणा की है जो आगे आने वाले 10 वर्षों के रोड मैप की बात करता है ना। तो अगर हम इस न्यूज को देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारा जो GS2 का IR वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार और समझौते, इसके संदर्भ में ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि GS2 IR के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारत और जापान के संदर्भ में 2019 में इस पर प्रश्न पूछा भी गया था, जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये न्यूज जो कह रही है हमसे कि 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ है और दोनों ने अगले दशक के लिए संयुक्त विजन की घोषणा यहाँ पर की है। और जो ये घोषणा की है इसमें द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की बात की गई है और साथ ही जापान ने कहा है कि हम भारत में आने वाले दशक में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की घोषणा उन्होंने की है। तो ये निवेश का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो और इसके अलावा और क्या परिणाम रहे हैं और किस बारे में यहाँ पर बात हुई है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हुई है कि अगले दशक के लिए भारत जापान का संयुक्त विजन जो है वो यहाँ पर बताया गया है और ये संयुक्त विजन मुख्य रूप से 8 क्षेत्रकों में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें हमारी आर्थिक साझेदारी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, जो हमारी प्रौद्योगिकी और नवाचार, इससे संबंधित 10 वर्षीय एक रणनीतिक फ्रेमवर्क यहाँ पर शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत जो वैश्विक रूप से अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर या फिर अलग अलग देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं व्यापार के संदर्भ में या फिर जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है वो यहाँ पर बनी हुई है, आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। तो उसके संदर्भ में दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी की भी बात की है, वहीं आर्थिक सुरक्षा की भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग की भी बात की है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों के लिए एक संयुक्त फ्रेमवर्क यहाँ पर शामिल है और आर्थिक सुरक्षा की भी यहाँ पर बात की गई है कि जो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक अस्थिरता फैली हुई है उससे दोनों देशों को सुरक्षित यहाँ पर रखा जा सके। साथ ही यहाँ पर भारत जापान मानव संसाधन विनियमन के लिए भी यहाँ पर कार्य योजना दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत से आने वाले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख लोगों को, 5 लाख में से लगभग 50,000 जो है वो कुशल या अर्धकुशल जो भारतीय हैं उनको 2 तरफा आवागमन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है और इसे कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। कि आने वाली पीढ़ी के लिए गतिशीलता पार्टनरशिप या सहयोग यहाँ पर किया जा रहा है ताकि दोनों देशों के बीच में जो संसाधन है, मानव संसाधन है, उनका विनिमय आसानी से किया जा सके। जैसे कि भारत में तो हमारे पास में जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि हम हमारे डेमोग्राफी डिविडेंड की बात करते हैं, जबकि वहीं जापान में अगर आप देखें तो जापान में जो औसत आयु है वो काफी ज्यादा है। तो जापान में वृद्धों की संख्या ज्यादा है, युवाओं की संख्या कम है। वहीं पर भारत में जो है युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो भारत से मानव संसाधन का निर्यात या फिर दोनों देशों के बीच में मानव संसाधन के विनिमय की बात यहाँ पर जो हमारे 10 वर्षीय जो फ्रेमवर्क है या संयुक्त विजन है उसमें बात की गई है। इसके अलावा अगर हम और परिणाम देखें इस शिखर सम्मेलन के, तो इसमें कहा गया है कि संयुक्त क्रेडिट
क्रेडिटिंग तंत्र का उसका भी निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत में जो है जापानी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि भारत के सतत विकास को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। इसी तरीके से भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 की भी घोषणा की गई है, जिसमें एआई और ऐसी भविष्य में आने वाली तकनीकी सहयोग की यहाँ पर बात की गई है। इसमें संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने पर बात की गई है। इसके संदर्भ में भारत जापान एआई पहल की शुरुआत भी की गई है। अन्य क्षेत्रों में देखें तो खनिज संसाधन के संदर्भ में भी सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ मेटल्स है, उसके संदर्भ में उसी तरीके से संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, यानी कि हम लूनर मिशन की भी बात कर रहे हैं, दोनों देश साथ मिलकर के चंद्र मिशन भी भेजने की बात कर रहे हैं। अगर सतत ईंधन पहलों की बात करें तो स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया, उसी तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि क्षेत्रों में भी समझौते जो है दोनों देशों के बीच में किए गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत और जापान के बीच में जो हमारी रणनीतिक साझेदारी है, इस साझेदारी को और आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है और लगभग आर्थिक क्षेत्रों में कहें या पर्यावरणीय क्षेत्रों में कहें या रक्षा या सुरक्षा के संदर्भ में कहें, हर क्षेत्र में यहाँ पर व्यापक जो है भागीदारी दोनों देशों के को साथ मिलकर के करने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अगर हम भारत और जापान के संबंधों को संक्षेप में देखें, जो दोनों देश हैं उनके साझे सामरिक हित हैं, उनके बीच का जो महत्व है उसको देखें तो दोनों देशों के जो साझे सामरिक महत्व है, क्योंकि दोनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि चीन जो है वो लगातार अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। जैसे दक्षिण चीन सागर में कह लें हम, या फिर अभी हिंद महासागर में भी भारत के संदर्भ में देखें तो मोतियों की माला को हम देखते हैं। तो चीन की लगातार आक्रामकता को देखते हुए उसको काउंटर करने के लिए भारत और जापान को साथ आना जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारी साझेदारी है वो सामरिक हित भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर रक्षा संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भी है, जिसके अंतर्गत कि जो दोनों देश हैं उन दोनों देशों की सेनाओं को के सहयोग की यहाँ पर बात की गई है, चाहे वो रसद के संदर्भ में हो, लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में हो, एम्यूनिशन के संदर्भ में हो, हर तरीके से जो देश है एक दूसरे के सहयोग यहाँ पर करेंगे, है ना। तो वो एग्रीमेंट भी हमने किया हुआ है। इसी तरीके से हम साथ मिलकर के कुछ युद्धाभ्यास भी करते हैं, जैसे धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन जो है वो हमारी थल सेनाओं का युद्धाभ्यास है, थल सेनाओं का है, जिसके अंतर्गत हम आतंकवाद से निपटने के लिए मानवीय सहायता के संदर्भ में हम उसमें सहयोग उसके लिए संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं। इसी तरीके से सिन्यू मैत्री है, ये हमारी जो एयर फोर्स है दोनों देशों की, वो इस युद्धाभ्यास को करते हैं। उसी तरीके से जिम्नेक्स है, ये दोनों देशों की जो नेवी है वो ये करती है, और जिससे कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में अंतर संचालन जो है वो और बेहतर किया जा सके, यानी कि व्यापक कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर बात इन युद्धाभ्यासों में की जाती है। इसी तरीके से हम प्रगतिशील बहुपक्षवाद की भी बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो वैश्विक संस्थाएं हैं उसमें सुधार की बात करते हैं, चाहे वो WTO हो, IMF हो या फिर UNSC हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, उसमें लगातार सुधार की बात भारत और जापान के द्वारा लगातार की जाती है। और अगर हम सहयोग की बात करें तो हम क्वाड, G20, G4 जैसे कई वैश्विक समूहों का दोनों देश यहाँ पर हिस्सा है। इसी तरीके से दोनों देश जो है औद्योगिक विकास में भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी इसमें एक महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से भारत जापान लघु एवं मध्यम उद्यम जो फोरम है वो भी भारत के और जापान के MSME सेक्टर के को बढ़ावा देने का कार्य यहाँ पर करते हैं। अगर आप जापान के संदर्भ में देखें तो जापान ने भारत के अंदर औद्योगिक विकास के लिए काफी ज्यादा निवेश यहाँ पर किया गया है। तो ये हमारी जो न्यूज थी ये हो गई। और अभी भी जैसे आज भी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जापान में ही हैं, तो हो सकता है कि कल भी इस पर और भी न्यूज हो, तो उसको भी आप ध्यान से तैयार कीजिएगा। अब अगर हम यूपीएससी के प्रश्न की बात करें तो 2019 में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें प्रश्न है आपसे कि भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी कीजिए। यानी कि भारत और जापान का जो संबंध है वो सिर्फ भारत और जापान के लिए ही नहीं, वो वैश्विक स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके संदर्भ में आपको बताना है कि भारत और जापान के संदर्भ में क्या दोनों के संबंधों का महत्व है और वैश्विक स्तर पर किस तरीके से इन दोनों देशों के साथ आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज की जो हमारी अगली खबर है उस पर हम बात करते हैं, जो कि बात कर रही है वन अधिकारों से संबंधित। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में UNDP द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसका नाम है
सिक्योरिंग राइट्स इनेबलिंग फ्यूचर, है ना। ये यूएनडीपी जो संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कि हमारे जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 में ये लागू हुए थे और इन्हें लगभग 20 साल हो चुके हैं। तो 20 सालों में इनका जो क्रियान्वयन है उसकी समीक्षा इस रिपोर्ट में की गई है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 राज्यों पर फोकस किया गया है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, है ना। इसमें जो 2 दशकों से अधिक समय तक एफआरए का कार्यान्वयन की समीक्षा यहाँ पर की गई है। इस रिपोर्ट में जो नवाचार हुए हैं, जो चुनौतियां विद्यमान हैं और जो खामियां अभी तक बनी हुई हैं उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा GS1 में जो इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है सामाजिक संरक्षण, और GS2 का जो टॉपिक है अति संवेदनशील वर्गों के लिए गठित तंत्र, विधि और संस्थान, उससे संबंधित, यानी कि GS1 और 2 के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वन अधिकारों से संबंधित प्रश्न यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में भी पूछने की संभावना पूरी है। ठीक है, और आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वन अधिकार अधिनियम है ये है क्या। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, है ना। ये इस अधिनियम का पूरा नाम है, जिसे कि लोकप्रिय रूप से वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के रूप में जाना जाता है। अब ये अधिनियम क्यों लाया गया? तो ये अधिनियम इसलिए लाया गया कि ऐतिहासिक रूप से 1924-25 में जो कानून आया था उस समय, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत जो वनों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी आजीविका ही वनों पर निर्भर है, उनके अधिकारों को वहां पर समाप्त कर दिया गया था। उनके जो आजीविका संबंधी अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं जो वो लोग हैं उनके ऊपर एक ऐतिहासिक अन्याय था, उसको समाप्त किया गया था। साथ ही वहां रहने वाले लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये कानून लाया गया था। तो ये उसका उद्देश्य था। अब ये कानून लाया तो गया, लेकिन इसके कार्यान्वयन में बहुत सारी खामियां हैं। तो वो क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कि उच्च अस्वीकृति दर, है ना, कि जो अस्वीकृति दर है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं लगातार, तो अभी मार्च के आसपास सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आने वाला था जो कि कर्नाटक से संबंधित था। कर्नाटक के अंतर्गत, कर्नाटक में लगभग 1 लाख जो आदिवासी लोग हैं उन्हें विस्थापित करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में दे दिया गया था, और उसकी समीक्षा की बात जो हमारा मार्च 2025 है उसमें बात की जा रही थी। तो वो मामला क्या था कि लगभग 1 लाख जो आदिवासी जो लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनको विस्थापित करने की बात की जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे ये साबित करने के लिए कि वो पिछले 75 सालों से उसी भूमि पर रह रहे हैं, यानी कि वन में उस जगह पर वो रह रहे हैं। इसको साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। अब आप देखिए कि जो 75 वर्षों से अगर कोई जनजाति के लोग अगर किसी जगह पर रह रहे हैं तो वो कैसे साबित करेंगे, उसके दस्तावेज नहीं थे। तो उसमें से 1 लाख लोगों में से लगभग 44,000 लोगों को विस्थापित करने की बात वहां पर कही गई थी। तो आप देखिए, तो इसी के संदर्भ में कि ये चाहे प्रक्रियात्मक त्रुटि की वजह से हो, चाहे दस्तावेजों की कमी की वजह से हो, चाहे वो एफआरए के प्रावधानों की गलत व्याख्या की वजह से हो, तो इससे क्या होता है कि जो अपने फॉरेस्ट राइट को लेकर के जब कोई जनजाति के लोग जाते हैं तो उनकी जो मांग होती है उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, यानी कि उच्च अस्वीकृति दर यहां पर बनी हुई है। उसी तरीके से अधिकारों का जो अभिलेखीकरण है वो भी अस्पष्ट है और उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गुजरात के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनको सबसे अच्छा जो साक्ष्य है वो माना जाएगा। अब आप देखिए कि एक स्थान पर अगर कोई परिवार रह रहा है या कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो सैटेलाइट इमेज से कैसे साबित करेगा कि वही वो उस स्थान पर रह रहा है। तो इस तरह की जो अस्पष्ट और खराब गुणवत्ता जो अभिलेखों की है उसकी वजह से जो वन अधिकार हैं, वन अधिकार प्रॉपर रूप से हमारे जनजाति समुदायों को नहीं मिल रहे हैं। उसी तरीके से मान्यता के बाद की समस्याएं। अब अगर मान लीजिए अगर किसी समुदाय को या किसी व्यक्ति को वन जो उसके फॉरेस्ट राइट हैं वो मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी सामुदायिक वन संसाधन जो है ये अभी तक अस्पष्ट हैं, ये स्पष्ट नहीं किए गए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग कुछ राज्यों में तो 2% या 3% ही वन संसाधनों को अभी तक परिभाषित किया गया है। साथ ही सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियां जो हैं
इनकी स्थापना नहीं की जाती है, जो कि इन सामुदायिक वन संसाधनों का रेगुलेशन करेंगी या इनका प्रबंधन करेंगी, इसको मैनेज करेंगी, वो समितियां नहीं बनाई जाती हैं। तो अगर मान्यता मिल भी गई तब भी वो अपने फॉरेस्ट राइट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से संस्थागत क्षमता की भी कमी है। केंद्र और राज्य स्तर पर कमजोर क्षमता है कि इसका जो क्रियान्वयन है वो बहुत ही कमजोर स्तर पर हो रहा है, और विभागों के बीच में समन्वय जो है वो भी खराब लगातार यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ में सामाजिक और ज्ञान संबंधी बाधाएं भी हैं कि जो जनजातीय समूह है, जो जनजातीय लोग हैं, उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कौन से दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत करने हैं। तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है। राज्यों में असमान क्रियान्वयन है, क्योंकि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके संबंधित जो प्रावधान या नियम बनाने की शक्ति है वो राज्यों के पास है, तो वो अस्पष्ट है। प्रक्रिया में ग्राम सभा की सीमित भागीदारी है कि जो फॉरेस्ट राइट या जो हमारे कम्युनिटी वन संसाधन है उसके संदर्भ में जो ग्राम सभा है उसकी भूमिका ही अस्पष्ट है या फिर बहुत ही कम है। तो इस तरीके से देखें तो ये मुख्य रूप से कुछ चुनौतियां थी जो कि हमारे फॉरेस्ट राइट के अधिनियम के क्रियान्वयन की मुख्य चुनौतियां थी। अब अगर सिफारिशों की बात करें तो सिफारिशें क्या है? सबसे पहले जो यूएनडीपी है उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रमों में वन अधिकारों के जो धारक हैं उनकी एक अलग से श्रेणी बनाई जाए, कि ये फॉरेस्ट जैसे अलग अलग जो हमारी सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रम है, जैसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन है ना, अंत्योदय योजना है, इस तरह की जो अलग अलग योजनाएं हैं उसमें जो वन अधिकार धारक हैं उनकी एक अलग से श्रेणी बनाई जाए और उनके लिए एक अलग से आवंटन यहां पर किया जाना चाहिए। राज्य और राज्य योजनाओं के तहत एफआरए अधिनियम धारकों के लिए समर्पित निधियों का निर्माण किया जाए, कि उनके लिए अलग से फंड बनाए जाएं कि वन अधिकार धारक जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए सरकार इस फंड से जो है खर्च करेगी, तो वो भी बनाया जाना चाहिए। एफआरए को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाना चाहिए, है ना, जो पहली यहाँ पर की राष्ट्रीय जो सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रम है उसके तहत में वन अधिकार धारकों के लिए अलग से श्रेणी बनानी चाहिए। तो एनआरएलएम जो हमारा कार्यक्रम है जो कि बहुत ही व्यापक स्तर पर ग्रामीण आजीविका को सुनिश्चित करता है, तो उसके अंतर्गत वन अधिकार धारकों को भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि और इसी के साथ में लैंगिक संवेदनशील आजीविका अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, कि जो जनजातीय महिलाएं हैं या वन अधिकार धारक जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। अधिकारों की मान्यता और उनकी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम तिथि तय करने हेतु एक सनसेट क्लोज प्रस्तुत करने की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है, कि भाई ये सनसेट क्लोज क्या, कि ये अंतिम दिन हो, कि इस दिन तक जो वन अधिकारों को मान्यता भी मिल जाएगी और उनको प्रदान भी कर दिया जाएगा, तो उसके लिए एक सनसेट क्लोज प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई गई है। इसी तरीके से अधिकार प्राप्ति के बाद सहायता को मजबूत करना, कि अधिकार जब उन्हें मिल गए हैं, अधिकारों ने मिल गए हैं, अब उन अधिकारों को वो कैसे अपनी आजीविका में उपयोग करेंगे उसके लिए सहायता मजबूत करना, और केवल कल्याण दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सामुदायिक सशक्तिकरण की तरफ उन्मुख होने की जरूरत है, कि ये सिर्फ एक कल्याण का कार्य नहीं होना चाहिए, जबकि उन जो जनजातीय लोग हैं जिनको वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें संरक्षण मिला हुआ है उनका सामुदायिक स्तर पर सशक्तिकरण होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी आजीविका को और बेहतर कर पाए और अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान वो दे पाए। और समग्र शासन के लिए एफआरए को पेशा से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि जो ग्राम सभा और बेहतर सशक्त रूप से जो सामुदायिक सशक्तिकरण है उसके लिए वो प्रयास कर पाए, यानी कि जो एफआरए है और पेशा है उनको भी एकीकृत करना चाहिए। तो ये प्रमुख सिफारिशें थी। अब अगर हम प्रश्नों की बात करें तो यूपीएससी में जो प्रश्न आया है 2018 में एफआरए से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उनकी घोषणा करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको कमेंट में आप बताइएगा। चलिए आज की जो अन्य सुर्खियां हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरपोल का जो पर्पल नोटिस है वो चर्चा में रहा। ईडी के द्वारा अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया गया है। अगर इस नोटिस के बारे में बात करें तो ईडी इंटरपोल द्वारा कुल 8 प्रकार के नोटिस अलर्ट जारी किए जाते हैं, जिसमें पर्पल नोटिस भी एक तरीका है।
और जो पर्पल नोटिस है इसका उद्देश्य होता है कि अपराधियों द्वारा जो उपयोग किए गए हैं तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है, कार्य करने की जो पद्धति होती है, वस्तु, उपकरण और छिपाने की पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुल 8 प्रकार के नोटिस जारी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक विशेष नोटिस होता है इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस, जो उन संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो यूएनएससी काउंसिल जो है उसके प्रतिबंध समितियों के निशाने पर जो लोग होते हैं उनके संदर्भ में ये जारी किया जाता है। अगर हम इन नोटिस को देखें तो इसमें रेड नोटिस जो है वो वांटेड पर्सन के लिए, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस जो है एडिशनल जानकारी के लिए, ब्लैक नोटिस जो है आइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, ग्रीन नोटिस जो है वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज नोटिस जो है इमिनेंट थ्रेट के लिए, और पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी की जानकारी के लिए, सिल्वर नोटिस जो कि अभी पायलट फेज में है, ये जो क्रिमिनल एसेट्स होते हैं, जो आपराधिक तरीके से जो अर्जित की गई संपत्तियां हैं उनको ट्रेस करने के लिए जारी किया जाता है। और ये आपका इंटरपोल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का के जो समिति है उसके संदर्भ में जो लोग उसके निशाने पर होते हैं उसको लिए ये जारी किया जाता है। अब अगर हम बात करें अगली न्यूज की तो हमारी जो अगली न्यूज है वो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक से संबंधित है, और ये 2024 का सूचकांक जारी किया गया है जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ने अपने अपने राज्य समूहों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस सूचकांक के बारे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किसने इसका विकास किया, इसका उद्देश्य क्या है और इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। तो अगर शुरू विकासकर्ता की बात करें तो जो हमारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उसके साथ में मिलकर के अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, इसके सहयोग से इसे तैयार किया जाता है। इसका 36 राज्यों और जो हमारे केंद्र शासित राज्य प्रदेश हैं उन्हीं के लिए इसका ये प्रदर्शन जारी होता है। और ये हमारी डाटा आधारित निगरानी, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता को इससे बढ़ावा मिलता है। और राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर्स हैं 60% से अधिक जिनकी ऊर्जा दक्षता है, अचीवर्स हैं जो 50% से 60% के बीच में, कंटेंडर्स और एस्पिरेंट्स भी, ये सूची इसमें दी गई है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाएं हैं उसमें सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है, जिससे कि राज्य अपनी ऊर्जा दक्षता को सुधार कर पाए, इसका उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अब अगर अगली न्यूज की बात करें हम तो अगली न्यूज जो है वो करेन्नी और करेन निर्जाति समूह से संबंधित है। जो ये दोनों निर्जाति समूह है ये शरणार्थी के रूप में थाईलैंड में काफी टाइम से रह रहे थे और ये म्यांमार से जो है गए थे। ठीक है, अगर करेन समुदाय की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा और बिखरा हुआ निर्जातीय समूह है। इसकी उत्पत्ति जो मंगोलिया का गोबी मरुस्थल है वहां से और तिब्बत से मानी जाती है। और करेनी समुदाय जो है वो म्यांमार का एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसे रेड करेंस या कया भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मेजोरिटी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं बर्मा के वो यहाँ पर दिए गए हैं ना। ये आपका करेनी है और ये आपका करेंस है ना। उसके अलावा रोहिंग्या, चिन, रखाइन, शान, वा, काचिन, ये भी कुछ वहाँ के प्रमुख जो अल्पसंख्यक निर्जातीय समूह हैं। तो परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि करेनी या करेन कहाँ से संबंधित हैं तो वो आपका हो गया म्यांमार से वो संबंधित है। ठीक है, अब अगली न्यूज की हम बात करें तो जो अगली न्यूज है वो हमारी हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के बारे में है और भारत की नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में जो भारत का कोच्चि शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया और इसमें कहा गया कि इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन, ये इसका थीम रहा। और 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहला संस्करण भाई 2008 में नई दिल्ली में इसका हुआ था और इसके 25 सदस्य हैं और 9 ऑब्जर्वर देश हैं इसके। और सदस्यता के लिए पात्रता क्या है कि ऐसा राष्ट्र राज्य जिसकी स्थायी भूमि सीमा या सीमा हिंद महासागर को स्पर्श करती हो और जिसकी अपनी नौसेना या समुद्री एजेंसी हो वो इसका सदस्य बन सकता है। एक इंटरेस्टिंग जानकारी कि अगर आप देखें कि हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि फ्रांस के द्वीप हैं। तो यहाँ पर इस IONS का जो सदस्य देश है वो फ्रांस भी है, जबकि स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो फ्रांस की सीमा नहीं लगती है, लेकिन फ्रांस के कुछ द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है, तो इसलिए फ्रांस भी इसका देश है, मतलब इसका सदस्य देश है।
और IUNS की अध्यक्षता हर 2 साल बाद किसी अलग अलग देश को दी जाती है और भारत जो है 2025 से 27 के बीच में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूज हो गई। अब अगर हम अपनी अगली न्यूज की बात करें तो जो अगली न्यूज है वो कोनोकार्पस पेड़ से संबंधित है। कोनोकार्पस पेड़ एक प्रकार का सजावटी पौधा होता है और अभी सुप्रीम कोर्ट के एक संयुक्त पैनल ने कोनोकार्पस नामक एक विदेशी वृक्ष की जो प्रजाति है इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश इन्होंने की है। ठीक है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति होती है जो उष्णकटिबंधीय अमेरिका के तटीय क्षेत्रों और पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है और दूसरी प्रजाति सोमालिया और यमन के शुष्क तटीय क्षेत्रों में और पूर्वी या उत्तरी अफ्रीका या अरब प्रायद्वीप में ये पाई जाती हैं। भारत में इसको क्यों उगाया जाता है? एक तो मैंने बताया कि ये सजावटी पौधा होता है, तो सजावट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा ये क्या होता है कि ये वायु और धूल प्रदूषण को सहने में सक्षम है, तो ये होता है। और ये एक प्रकार की ग्रीन कैनोपी प्रदान करता है और इसके रखरखाव में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसका उपयोग भारत में किया जाता है। इससे जुड़ी हुई जो मुख्य चिंताएं हैं वो क्या है कि ये जो है जैव विविधता के लिए खतरा है। ये एक प्रकार की आक्रामक प्रजाति है और इसे ग्रीन डेजर्ट भी कहा जाता है कि ये जहां पर आ जाता है वो दिखने में तो वो क्षेत्र ग्रीन होता है, लेकिन वहां की जो सोयल है या वहां की जो मृदा है उसका स्वास्थ्य बहुत ही गंभीर रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा भूजल का उपयोग करता है, इसीलिए उस क्षेत्र को ये एक तरीके से रेगिस्तान में या मरुस्थल के रूप में परिवर्तित कर देता है। लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे जो पराग निकलते हैं, छोटे छोटे जो परागकण निकलते हैं, उससे एलर्जी होती है। और इसी के संदर्भ में गुजरात और तमिलनाडु की सरकारों ने पहले से ही इस पेड़ को उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप जो है फोटो में इसको देख भी सकते हैं। तो ये कोनोकार्पस पेड़ हमारा हो गया है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अब अगर अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज हमारी UNTOC और UNCAC के बारे में है। तो जैसा अगर आपने जानते भी होंगे कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ऐसे 2-3 लोग हैं जो कि आर्थिक भगोड़े के रूप में घोषित किए गए हैं। तो मेहुल चोकसी के संदर्भ में भारत ने उसे भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण के अनुरोध में UNTOC और UNCAC का हवाला जो है वो दिया है। तो हमारे लिए UNTOC और UNCAC का जानना जरूरी है। अगर UNTOC की बात करें तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध अभिसमय। हाँ, तो ये संगठित अपराध से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है और 2000 में इसे अपनाया गया था और 2003 में ये लागू हुई थी। और इसके 3 पूरक प्रोटोकॉल हैं जिसमें मानव तस्करी, अवैध प्रवासी तस्करी और हथियारों के अवैध निर्माण या तस्करी से संबंधित ये 3 इसके पूरक प्रोटोकॉल हैं। इसे पालेर्मा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की एकमात्र बाध्यकारी कानूनी संधि है जिसके जरिए संगठित अपराध के खिलाफ कार्यवाही करने और सहयोग के लिए इसे प्रतिबद्ध किया गया है। तो संगठित अपराध से निपटने के लिए UNTOC ये एक बाध्यकारी संधि है और संयुक्त राष्ट्र का जो ड्रग्स और अपराध कार्यालय है वो इसके सचिवालय के रूप में काम करता है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि UNTOC संगठित अपराध से निपटने के लिए UN की एक बाध्यकारी संधि है। ठीक है, इसी तरीके से UNCAC है। UNCAC क्या है? ये दुनिया की कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र सार्वभौमिक भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन है। UNTOC था वो क्या था? वो था संगठित अपराध से निपटने के लिए, यह है सार्वभौमिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन है। इसे भी 2000 में अपनाया गया और 2003 में ये लागू हुई थी और भ्रष्टाचार के कई रूपों जैसे रिश्वतखोरी, गबन आदि से इस निपटने में ये सक्षम है। और इसका जो मुख्य बल जो है वो भ्रष्टाचार की रोकथाम और अपराधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपत्ति की वसूली पर इसका मुख्य फोकस इसका रहता है। तो ये हमारी UNTOC और UNCAC हो गया। अगर कभी आपसे या तो एग्जाम में इसका उपयोग कर सकते हैं आप उत्तर लेखन में, जब भी कभी आपको भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करनी हो तो आप इसका संदर्भ भी दे सकते हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अब अगर हम न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है हमारी रणजीत सागर बांध से संबंधित, है ना। रणजीत सागर बांध को अभी इसके गेट खोले गए हैं। इसके भारतीय सेना ने रणजीत सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद बाढ़ग्रस्त माधोपुर हेडवर्कर्स में फंसे हुए CRPF कर्मियों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। तो ये न्यूज है। अगर रणजीत सागर की बात करें तो इसे थीन बांध भी कहा जाता है और इसकी अवस्थिति जो है पंजाब के पठानकोट के पास में है और पंजाब जम्मू और कश्मीर की सीमा पर यह अवस्थित है और ये रावी नदी पर स्थित है। और इसका जो उद्देश्य है वो पंजाब और पड़ोसी राज्यों को सिंचाई सुविधा और जल विद्युत प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो ये हमारा रणजीत सागर बांध भी हो गया। अब अगर हम अपनी अगली न्यूज की बात करें
तो जो हमारी अगली न्यूज है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए से संबंधित हमारी न्यूज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार भारत में जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर बाढ़ आ रही है, तो एनडीएमए चर्चा में होना स्वाभाविक है। एनडीएमए जो है, एनडीएमए में प्रधानमंत्री ने 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की है और 3 जो मौजूदा सदस्य हैं उनके कार्यकाल को की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी यहां पर दे दी गई है। जैसा आप जानते हैं कि एनडीएमए की अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और भारत में आपदा प्रबंधन के लिए यह सर्वोच्च संस्था है। इसी तरीके से इसका जो गठन है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे गठित किया गया था। और अगर इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं बनाना और दिशा निर्देश का निर्माण करना इसका जो अधिकार क्षेत्र है। अगर विजन की बात करें तो इसका विजन है एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति के माध्यम से सुरक्षित और आपदारोधी भारत का निर्माण करना, ये इसका विजन है। जैसे एनडीएमए है उसी तरीके से राज्य स्तर पर एसडीएमए होते हैं और इसी तरीके से जिला स्तर पर भी जो आपदा प्रबंधन है उसके संदर्भ में समिति का निर्माण किया गया है, तो उसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। अब हमने हमारी जो सुर्खियां उनको देख लिया है। अब आज हम बात करते हैं हमारे सुर्खियों में रहे स्थल हैं उनकी। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने कल ही यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था, है ना, और इसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है। ये हमारे मेजर ध्यानचंद हैं जो कि हॉकी के जादूगर भी इन्हें कहा जाता था, है ना। तो ध्यानचंद को उनके स्टिक वर्क और खेल की बेहतर समझ के लिए हॉकी के जादूगर या द मैजिशियन के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और भारत के 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में जो हॉकी में स्वर्ण पदक भारत को मिला था उसे दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उसके बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है, जो कि खेल में अगर कोई खिलाड़ी बेहतर या उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसे प्रदान किया जाता है। अगर इनके मूल्यों की बात करें तो अटल, अनुशासन और खेल भावना, ये मूल्य हम उनसे सीख सकते हैं। तो जहां पर भी आपको अगर कभी स्पोर्ट्स गवर्नेंस के बारे में अगर एथिक्स में प्रश्न पूछा जाए या फिर स्पोर्ट्स एथिक्स के बारे में अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, जैसे डोपिंग के संदर्भ में प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, तो वहां पर आप खेल भावना के रूप में मेजर ध्यानचंद का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो आज की जो हमारी न्यूज थी उस पर हमने विस्तार से बात कर ली। अब आइए हम देखते हैं कि आज की जो हमने न्यूज पढ़ी है उस पे बेस्ड कुछ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं, तो इनको पढ़ करके इनका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो जो पहला प्रश्न है कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित है, काफी विस्तार से हमने उसे पढ़ा था। उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों को पढ़ करके और इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है वो एफआरए अधिनियम यानी कि वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है, उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको पढ़िए और उसका आंसर बताइए। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन इंटरपोल के पर्पल नोटिस से संबंधित है। अभी हमने देखा कि 8 प्रकार के कौन कौन से नोटिस होते हैं, वो तो आपके ये नोटिस से संबंधित प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न जो है वो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक से संबंधित है। इसको भी हमने देखा कि किसके द्वारा बनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है, और जो अलग अलग 4 कैटेगरीज है उसको हमने देखा था। तो ये आपका हो गया। अगर आप 5th क्वेश्चन को देखें तो 5th क्वेश्चन जो है वो आपका एनडीएमए से संबंधित है। तो एनडीएमए से संबंधित 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उसके बारे में काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी रणजीत सागर बांध से संबंधित है। तो ये किस नदी पर अवस्थित है, हमने अभी इसे देखा था, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हमारी जो आज की न्यूज है उसको हमने विस्तार से पढ़ लिया, समझ लिया, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लिया है। तो इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए न्यूज टुडे लाते रहेंगे, न्यूज का एनालिसिस लाते रहेंगे। आप इसे देखते रहिए और लगातार अपने कमेंट्स आप दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या सुधार किया जाना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।